गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो भाई आप सभी? प्रेजेंट। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए। फिर आज बहुत ही एक शानदार से जो टॉपिक हमारा है उसकी तोड़ फोड़ करेंगे। महाजनपद काल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाई, है ना। और एक बार अगर क्लास के अंदर आपने 1 से 1.5 घंटा ध्यान से सुन लिया ना, तो फिर मेरा ये प्रयास रहेगा कि फिर आपको अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी ना। ये 1.5 घंटे की क्लास बस पिन ड्रॉप साइलेंस से आप सुन लेना भाई, है ना, कंसंट्रेट करके एक जगह। चलिए अब मैं शुरू करता हूं अपने टॉपिक को, है ना। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका यूनिट नंबर 2 का सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम इसी से पढ़ना शुरू करते हैं। इसको आप सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड बोल सकते हैं, द्वितीय नगरीकरण का काल, या यहां पे कहूं मैं आपको ये जनपद से महाजनपद का जो निर्माण कार्य है या राज्य स्टेट फॉर्मेशन हम यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे राजनीतिक पॉलिटिकल हिस्ट्री के जो हमारे बड़े बड़े साम्राज्य है, जिसके अंदर हम मौर्य, लेटर मौर्य, गुप्ता, लेटर गुप्ता, वो आपके यूनिट नंबर 2 का ही पार्ट है और बहुत ही शानदार है। वेटेज सभी का बराबर रहता है, किसी चैप्टर को आप छोड़ के नहीं चल सकते। इस चैप्टर में पढ़ने में आपको निश्चित तौर पे मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ी चीज़ों को समझेंगे। जब आप पीछे स्रोत वगैरह पढ़े उनमें थोड़ा सा डाउट रहता था, लेकिन यहाँ पे कोई डाउट बचेगा नहीं आपका। तो मैं महाजनपद की मैं बात कर रहा हूं कि महाजनपद के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो दिमाग में यही आती है कि जब हम किसी युद्ध के मैदान में जाते हैं तो कौन कौन से हथियार लेके चलने हैं, साथ में उन हथियारों के बारे में एक बार जानना है। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं कि हम एक बार इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। पृष्ठभूमि को जानते हुए फिर इनकी यहाँ पे हम इनकी राजनीतिक स्थिति को समझेंगे, आर्थिक और भौगोलिक और जो है इनकी थोड़ी सी धार्मिक स्थिति को समझेंगे। साथ में हम 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख करेंगे, जिनके अंदर 14 जो महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक अवस्था के अंदर और 2 महाजनपद जो है वो गणतंत्रात्मक अवस्था के अंदर हमारे हुआ करते थे। साथ में फिर हम जो हमारे इन 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद का जो उत्थान हमारा होता है, और उस मगध महाजनपद के अंदर हम बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन का इतिहास हम पढ़ते हैं। दूसरे महाजनपदों से हम उसको रिलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको मगध को विशेष तौर पे पढ़ना है। यह सारा इसी के अंदर हमारा आएगा। फिर धीरे धीरे हमारा, जैसे आप इससे ऊपर जाएंगे महाजनपद में मगध पढ़ेंगे, मगध के बाद में शिशुनाग और उसके बाद में नंद डायनेस्टी पढ़ते हुए फिर भारत के अंदर ईरानी हकामनी डायनेस्टी या कहूँ सिकंदर, यह आपका सिकंदर का अभियान, और फिर सिकंदर का अभियान पढ़ते हुए आप मौर्य टाइम पीरियड पे आप यहाँ पे जाने वाले हैं। तो जब मैंने यहाँ पे कहा है कि महाजनपद काल या सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड, द्वितीय नगरीकरण का काल, इस द्वितीय नगरीकरण के काल को आप पहले बेसिकली थोड़ा समझ लीजिए, फिर चीजें मैं आपको लिखी हुई दिखाऊंगा कि हाँ ये है, देखो जो मैंने पढ़ा है आपको, है ना। मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बोला है, जो मैटर इसके अंदर दिया गया है मैं पहले एक बार आपको उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको फीड करा दूं, और फीड कराने के बाद में आप लिखा हुआ देख लेना। अदरवाइज मैं ऐसे पेन चलाता जाऊंगा तो मजा कुछ आपको आने वाला है नहीं उसमें ना। तो मजा किसमें है? मजा उसमें है कि पहले मेरी आप सुन लो, फिर मेरे द्वारा लिखा गया आप देख लो, फिर आप उसको पढ़ लो और आप उसको एग्जाम में टिप दो।
उसमें मजा है भाई। तो जब मैं महाजनपद की मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि महाजनपद का उदय या द्वितीय नगरीकरण का काल, क्या मतलब आप इससे समझते हैं? आप एक चीज देखते हैं डियर स्टूडेंट कि ये टाइम पीरियड हमारा लगभग है कि सबसे पहली बात आती है कि टाइम पीरियड कब स्टार्ट हुआ। कि द्वितीय अर्बनाइजेशन पीरियड का जो टाइम पीरियड हमारा है 600 बीसी के अंदर शुरू हुआ है, 600 बीसी में हमारा शुरू हुआ है और लगभग ये 300 साल चलता है, यानी कि 300 बीसी तक ये हमारे यहां पे चलता है। तो इन 300 सालों के अंदर क्या क्या बदलाव हुआ, तो आप देखेंगे कि लोहे की जो प्राप्ति हमें अतरंजी खेड़ा में 1000 बीसी के अंदर मिला है, लेकिन उसका आप एक देखेंगे विकसित रूप जो है भाई, लोहे की बड़े स्तर पे जो प्राप्ति है वो कहां पे मिल रही है? लोहे की बड़े स्तर पे जो प्राप्ति है वो आपको मिल रही है अब इस टाइम पीरियड पे 600 बीसी के आसपास या इसके बाद में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बनने की कहानी ये हम ऐसे डायरेक्ट हम पढ़ लेंगे, नहीं। ये जो नगरीकरण बना है, जो शहर बने हैं, जो किससे बने हैं भाई? पहले तो गांव ही बनते हैं ना, गांव से तो शहर बनते हैं या कहीं शहर आसमान से उड़ के आ जाते हैं? नहीं ना, पहले गांव होता है। जब हम देखते हैं कि भाई गांव के अंदर सब खुशहाल है, समृद्ध है, सारी चीजों की व्यवस्था है, एग्रीकल्चर सरप्लस मात्रा के अंदर है, व्यापार हमारा हो रहा है, सारी चीजों की फैसिलिटी होती है, वही गांव बाद में थोड़े कस्बे में कन्वर्ट होते हैं और वही कस्बे आगे चलकर जो है नगर के अंदर कन्वर्ट होते हैं और वही नगर आगे चलकर महानगर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये हम इसकी हम कहानी हम पढ़ते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जो आज आप दिल्ली को देखते हैं, आप मुंबई को देखते हैं, आज आप बड़े शहरों को देखते हैं, आज से 300 साल पहले भी दिल्ली ऐसी ही दिखाई देती थी, या आज से 400 साल पहले भी मुंबई ऐसा ही था? नहीं ना। तो आपके शहर जैसा ही होगा, कोई छोटा मोटा जैसा आपके शहर है ना, वो धीरे धीरे विकास होता गया, चीजें डेवलप होती गई और एक बड़े स्तर पे हम चीजों को यहाँ पे देखने लगे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो विकास है ये कर्म से है कि भाई हमने लोहे की प्राप्ति हुई, लोहे से हमने अच्छे अच्छे औजार मिलने लगे, औजार मिले तो अच्छे से खेती होने लगी, खेती होने लगी तो एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस हुआ तो व्यापार बढ़ा तो खुशहाली समृद्धि आई, और समृद्धि आई तो फिर हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि हम घर बैठे ही, मतलब उनके पास में ना तो कबायली सैनिक होते थे कि ऋग्वेदिक पीरियड में कि जब जरूरत होती थी उनको बुला लेते थे कि चलो भाई आज पड़ोसी ने हमला कर दिया, आज वहां पे चलेंगे, वो अपना खेत वेत का काम छोड़ के आ जाते थे और खेत का काम छोड़ के वो जो है सेना में चले जाते थे, क्योंकि इनको एक प्रॉपर इनकम सोर्स नहीं था और प्रॉपर उनको व्यवस्थित सैलरी नहीं मिलती थी। और जब प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगी तो भाई वो प्रॉपर काम क्यों करेगा? और सैलरी कहां से आएगी? जब राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, तभी तो आपको सैलरी मिलेगी। जितना समृद्ध देश है उतनी समृद्ध सैलरी देता है, और जितना गरीब देश है वो सैलरी कैसे देगा, है ना। अब आप बात स्टेट की भी बात करते हैं, कोई जॉब है आप हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, वही जॉब आप किसी पिछड़े क्षेत्र में, पिछड़े राज्य में कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई बात समृद्धि की है, खुशहाली की है, जहां सब कुछ समृद्ध है ना, तो अपने आप ही होगा भाई, है ना। आप चीजों को उठा के देखो, असली कहानी तो समृद्धि से है। जब तक समृद्धि नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मैं कह रहा हूं यहां पे किस टाइम पीरियड के अंदर हमारा ये कृषि के अंदर हमारी क्रांति आई, या इसको हम नगरीय क्रांति बोलते हैं। ये मैं नहीं कहता नगरीय क्रांति, ये गार्डन चाइल्ड महोदय कहते हैं कि ये हमारी नगरीय क्रांति थी। ये बात किसने बोली? तो ये बात गार्डन चाइल्ड महोदय ने बोली है यहाँ पे ना, नगरीय क्रांति का रूप इसको दिया है। तो मैं यहाँ पे एक बात और यहाँ पे कहता हूं कि भाई महाजनपद पीरियड हमारा स्टार्ट हो गया ना, छोटे छोटे जन थे ऋग्वेदिक पीरियड में, वे जन से जनपद बने और जनपद से महाजनपद बन गए, अब है ना। अब उनकी संख्या, अब आती है बात इनकी संख्याओं पे कि इनकी संख्या महाजनपद की कितनी है। तो आपके दिमाग में एक ही चीज रटी रटाई है कि महाजनपदों की संख्या 16 है, यही तो चीज आती है आपके दिमाग में, फिर आप फंस जाते है ना कि महाजनपद की संख्या 16 है, ऐसा पक्का है? फिर मैं कहूंगा कि डियर स्टूडेंट, हमारे किसी भी काल को जानने के लिए उसके सोर्स की तरफ जाना पड़ता है। उसके सोर्स लिटरेरी सोर्सेज आते हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक, अलग अलग सोर्सेज है। तो आप कहते हैं गुरुजी हम महाजनपद के बारे में जानने के लिए साधन तो बहुत सारे हैं हमारे पास में, लेकिन हम ज्यादातर जो विश्वास करते हैं वो बौद्ध ग्रंथों पे करते हैं और थोड़े बहुत जैन पे भी कर लेते हैं। तो आप कहते हैं बौद्ध ग्रंथ, मैं कहता हूं हाँ बौद्ध ग्रंथ। तो आप कहते हैं बौद्ध ग्रंथ कौन से? तो आप कहते हैं कि भाई हमारा बौद्ध ग्रंथ के अंदर हम देखते हैं कि हमारा अंगुत्तर निकाय के अंदर भी जानते हैं हम इनको, और अंगुत्तर निकाय के अलावा भगवती सूत्र में भी हम इनको जानते हैं। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र,
ये तो दो मुख्य स्रोत है हमारे इस टाइम पीरियड को जानने के लिए, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हमारे जानने के लिए, लेकिन भाई इन दो में भी आपस में लोचा हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा इस बार एक हमारा नेट का एग्जाम हुआ था अभी जो जून के अंदर जो कैंसिल हुआ है, उसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद नहीं था। तो दो तो शायद बेसिक से पकड़े गए थे, एक तीसरा जो महाजनपद था वो था बंग। बंग नाम का एक महाजनपद आपसे दिया था, यस और नोट। तो बहुत सारों ने सोचा होगा, जिसने नेट दिया होगा उसको पता होगा, बहुत सारों ने सोचा होगा कि भाई ये जो बंग महाजनपद है ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हम तो अभी तक महाजनपद पढ़ते आ रहे हैं कि एक गांधार है, एक गांधार है, एक हमारा यहाँ पे काम्बोज है, फिर काम्बोज के बाद में हमारा आता है इधर कुरु है, कुरु के बाद में मत्स्य है, पांचाल है, ये वत्स है, अंग है, मगध है, वज्जी है, ये अवंती है, अस्मक है, चेदी है। हमने ये पढ़े, हमने बंगी नहीं पढ़े भाई। वो उसका कारण क्या था, हम पढ़ते हैं किसके अनुसार, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार। और जब बात बंग की करते हैं तो बंग किसके अनुसार है एक महाजनपद, तो वो है हमारे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार। समझे मेरी बात को आप, यस और नोट। अब मैं कहूंगा कि पंजाब हमने यहां पे अंगुत्तर निकाय में हमने इसमें पढ़ा, इसके अंदर अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में कि गांधार और पंजाब है, लेकिन जब आप इसको भगवती सूत्र के अनुसार पढ़ते हैं तो भगवती सूत्र में इसका नाम गांधार और पंजाब नहीं दिया गया है। भगवती सूत्र में कहा गया कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी एक नाम कह दिया कि एक पंजाब में एक जगह पड़ती है सीवी, सीवी नाम का क्षेत्र है। वो किसके अनुसार है, वो हमारा किसके अनुसार है, वो हमारे भगवती सूत्र के अनुसार है। तो सीवी भी आए तो आपको गलत नहीं मानना है। ऐसा ही एक जगह हमारा, एक जगह पड़ती है हमारी मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रांत में दसार्न, दशार्न, तो आप कहेंगे दसान महाजनपद है, मैं कहूंगा हाँ दसान महाजनपद है। किसके अनुसार है दसान महाजनपद, तो आप कहेंगे भगवती सूत्र के अनुसार, जैन ग्रंथ के अनुसार। जो हम ये लिस्ट पढ़ते हैं 16 की, ये लिस्ट हमारी किसके अनुसार है, तो ये लिस्ट हमारी अंगुत्तर निकाय के अनुसार है ना। बस आपको देखो, आप क्या पूछ रहे कैसे पता चलेगा हमें कि ये किसके अनुसार है, तो मैं कहूंगा कि आपको ध्यान रखना है कि जैन ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ है, मतलब आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना है कि किसी भी ग्रंथ में दोनों में से कोई से में दिया हो, उनके बारे में मैं उल्लेख कर देता हूं। तो ये बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए। तो पहले जो मैंने ये दसार्न, सीवी और बंग की बात की है, ये थोड़ी सी बात समझ में आई आपको या नहीं आई? ये दसार्न, सीवी और बंग वाली बातें थोड़ी सी भी समझ में आई या नहीं आई? अब मैं इनको एक बार आपको लिखा हुआ दिखा देता हूं कि कहां पे ये चीजें हमारी लिखी हुई है, फिर चीजें आपको यहां पे पता चल जाएगी भाई, है ना। चलो देखो देखो, मैंने कहा आपको सबसे पहले ये बात आपने बेसिक तौर पे आपने यहां पे जान ली कि ऋग्वेदिक काल में हमने जन से पढ़ा, जन से जनपद आया, जनपद से महाजनपद आया, ये तो सभी को पता है, इसमें अलग कहानी नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं कि देखो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और इसके अलावा है महावस्तु। बौद्ध ग्रंथ है हमारा कौन सा, अंगुत्तर निकाय, और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अलावा कौन सा है, महावस्तु है। साथ में क्या है हमारा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र है। देखो उल्लेख तो दोनों में 16-16 का ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक में 16 का मिलता है, एक में अलग मिलता है। उल्लेख तो दोनों में 16-16 का ही मिलता है, बस उनके जो पर्टिकुलर जो एरिया है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, जैन ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बस वो नाम बदला है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये नाम क्या बदला है। इसमें मैंने कहा कि अंगुत्तर निकाय की सूची ज्यादा ऐतिहासिक मानी जाती है। जो हम पढ़ते हैं वो सूची जो है हमारी अंगुत्तर निकाय की है, जो हम 16 महाजनपद के अंदर हम पढ़ते हैं। उसमें क्या आते हैं अभी मैप के अंदर दिखा दूंगा सारा का सारा, है ना। मैप में अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएगी। वैसे मैं बता दूं, गांधार, काम्बोज, कुरु, पांचाल, मत्स्य, चेदी, सूरसेन, अवंती, अस्मक, वत्स, मल्ली, काशी, कोसल, वज्जी, अंग और मगध, ये 16 महाजनपद है जिनको आपको पढ़ना होता है, जिनकी राजधानी को आपको पता होना होता है, जिनके जो क्षेत्र है हमारा उस क्षेत्र का पता होना चाहते हैं। एक तो राजधानी पता कर ली, एक क्षेत्र पता कर लिया, है ना। क्षेत्र मतलब कि जैसे कि आपने कहा कि सूरसेन है, सूरसेन राज्य है हमारा, महाजनपद है। सूरसेन की राजधानी हमने कहा मथुरा है, यहां तक काम चल गया। एक आपसे पूछा जाएगा उनका क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे उनका क्षेत्र है ब्रजमंडल क्षेत्र। आपसे पूछ लिया कुरु है हमारा, कुरु की राजधानी होगी,
तो कुरु की राजधानी होगी तो उसका एरिया पूछ लिया तो आप कहेंगे यही हमारा कुरुक्षेत्र, हरियाणा, अंबाला, पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ और दिल्ली वाला क्षेत्र। फिर आपसे पूछ लिया पांचाल का क्षेत्र, तो एक तो राजधानी, एक उनका क्षेत्र। क्वेश्चन भी है आज के आपके इस महाजन पीरियड में, पहले थ्योरी समझाने के बाद में फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, लास्ट में ये इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आएंगे, आपको आपने जवाब देने हैं। तो मैंने क्या कहा आपको ये बता दिया भाई, ठीक है। तो यहां पे कहा कि महावस्तु में गंधार कंबोज के बदले पंजाब में सीवी और मध्य भारत में दसार्न, ये दर्शन नहीं है, दसार्न है। ये मैंने क्या कहा, अंकुतर निकाय में तो ये आएंगे। और बौद्ध ग्रंथ हमारे महावस्तु में गंधार और पंजाब की जगह पे, पंजाब में एक जगह पड़ती है सीवी, कंबोज की जगह सीवी, और मध्य भारत में एक जगह पड़ती है दसार्न, ये उल्लेख आया है। तो दसार्न भी आए। आपसे पूछा जाए कि महावस्तु के अनुसार उत्तरी भारत में किस महाजनपद का उल्लेख है, तो आप कहेंगे उत्तरी भारत में सीवी का उल्लेख है। मध्य भारत में किस महाजनपद का उल्लेख है, तो दसार्न का उल्लेख है। और हम तो इसके अनुसार, अंगुत्तर निकाय के अनुसार हम तो पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में एक अवंती राज्य है, एक चेदी राज्य है, यही तो पढ़ते थे हम अभी तक। लेकिन इसके अनुसार पूछा जाए तो आपने बता देना है। भगवती सूत्र में बंग और मलय महाजनपद की चर्चा है। अब देखो, बंग महाजनपद और मलय महाजनपद, महावस्तु में सीवी महाजनपद और दसन महाजनपद, ये चार बातें याद रखनी है बस डियर स्टूडेंट। इनमें तो मेरे हिसाब से याद कुछ समस्या नहीं आएगी। आपको याद रखना है कि देखो जी, जानने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, जानने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं। अब आपको जानने का, मान लिया कोई स्टूडेंट है, मान लिया आप एग्जाम्पल लिया मैंने, अरविंद है, अरविंद के बहुत सारे जानकार होंगे, है ना, दुनिया भर के जानकार होंगे, लेकिन एक हकीकत है, जो वास्तविकता है वो तो एक दो ही जानता होगा। वैसे तो दुनिया भर की भीड़ भरी पड़ी है ना, हकीकत तो एक दो ही जानता है। तो हकीकत तो भाई भगवती सूत्र और इनको ही हमने इंपोर्टेंस दिया है ज्यादा, अंगुत्तर निकाय को और ज्यादा अंगुत्तर निकाय को दिया है। फिर भी हमने कहा कि चलो महावस्तु में गंधार पंजाब की जगह सीवी आ गया और मध्य प्रांत की जगह दसार्न आ गया। यहाँ पे हमने भगवती सूत्र में बंग और मलय राज्य की हमने यहाँ पे बात की है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब इनका नेक्स्ट वाला जो हम चीजें देखते हैं कि भाई हमारा इसके अंदर क्या और बातें हमारी आती है महाजनपद के बारे में, जो बेसिक बातें हैं वो बेसिक बात एक बार आप सुन लो, उसके बाद में थोड़े जटिलता की ओर जाएंगे, कठिन की ओर जाएंगे बेसिक से। तो मैं कहता हूं यहां पे आपको कि हम इन महाजनपदों को जनरली हम देखते हैं कि ये मध्य गंगा क्षेत्र में है, गंगा के आसपास वाला क्षेत्र है। किसी भी महाजनपद को आप उठा के देख लो, थोड़ा आसपास से लगता हुआ क्षेत्र ही आएगा। लेकिन आप एक क्षेत्र देखेंगे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तक जा रहा है एक महाजनपद, तो दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में जा रहा है वो महाजनपद हमारा कौन सा, तो आप कहते हैं वो महाजनपद हमारा असमक, यानी कि वो जो है हमारा नर्मदा नदी को क्रॉस कर रहा है मध्य भारत के बाद, है ना। बाल्य नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश से क्रॉस हो रही है, वो उसके नीचे हमारा असमक। और कई बार असमक की जगह असक भी आ जाता है, तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रखना है। कभी आप कहेंगे हमने तो असमक पढ़ाया है और एग्जाम में आ गया असक, तो असक भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, असमक आए या असक आए। और ये हमारा नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। हाँ, मैंने बात की दक्षिण की, तो नर्मदा को क्रॉस कर रहा है। अभी तक लेटर वैदिक पीरियड में आपने एक चीज देखी थी, अगर उत्तर वैदिक काल की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी उसमें उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी के लिए रेवा शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन नर्मदा से नीचे की जानकारी हमें नहीं होती है उत्तर वैदिक काल के अंदर। महाजनपद में पहली बार हमें असमक की जानकारी यहां पे हमें मिल रही है, यानी कि नर्मदा से नीचे गोदावरी नदी के तट पर इस क्षेत्र की हमें जानकारी यहां पे प्राप्त हो रही है। बाद में बात करता हूं मैप की बात कर रहा हूं, थोड़ा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा आइडिया तो आपको लग रहा होगा। डियर स्टूडेंट, ये मैप जो है ना आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देगा, सारे क्वेश्चंस का जवाब ये दे देगा। क्यों दे देगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं बनाता हूं यहीं से अपनी तरफ से बनाता हूं कि मैं 4 महाजनपद ले रहा हूं, 4 महाजनपद है, आपसे आंसर पूछूंगा यहीं से कि एक महाजनपद है कुरु, एक महाजनपद है कौशल, एक महाजनपद है काशी और एक महाजनपद है अंग। दोबारा सुनो, एक महाजनपद है कुरु, एक महाजनपद है कौशल, एक महाजनपद है काशी और एक महाजनपद है अंग। अगर मैं कहता हूं आप में से इन चारों महाजनपद में से सबसे पश्चिम में कौन सा महाजनपद है, इन चारों महाजनपदों में से सबसे पश्चिम में कौन सा महाजनपद है, तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे वेस्ट में कौन सा महाजनपद है?
तो आपने कहा कुरु। ये कैसे पता चला आपको? ये कैसे पता चला? मैप में दिख रहा है भाई, वैसे थोड़ा पता चला है। चलो मैं कहता हूं आपसे कि आप मुझे बताओ कि मल्ल, एक महाजनपद हमारा पांचाल है, एक महाजनपद हमारा मल्ल है, एक महाजनपद हमारा सूरसेन है, एक महाजनपद हमारा क्या है? अवंती है। सूरसेन है, एक महाजनपद हमारा अवंती है। इनमें से सबसे साउथ के अंदर, सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद है? सबसे साउथ या सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद है? तो आप कहेंगे गुरुजी आप हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं, अवंती सबसे महाजनपद है, सबसे साउथ में। ये क्यों है? ये आप देख रहे हैं मैप। ये जो मैप है ना, ये आपके मोबाइल और आपकी लैपटॉप और आपकी बुक के अलावा आपके माइंड में होना चाहिए भाई, 16 महाजनपद का, कि कौन सा महाजनपद की लोकेशन कहां है। और इस मैप के इन महाजनपदों को जानने से पहले आपको भारतीय जो हमारे राज्य क्षेत्र का जो मैप है उसका जानना बहुत जरूरी है कि यूपी कहां तक है, एमपी कहां तक है, गुजरात कहां तक है, हरियाणा कहां पे है, उत्तराखंड कहां पे है, कश्मीर कहां पे, हिमाचल कहां पे, पंजाब कहां पे, और ये नॉर्थ ईस्ट कहां पे, इनका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ऑलरेडी आता है। तो भाई ये हमारा काम्बोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, ऊपर वज्जी, नीचे काशी, मगध, अंग, अस्सक, अवंती, चेदी, वत्स और हमारा सूरसेन, मत्स्य। कभी भी आपसे पूछा जाए, कभी भी आपसे पूछा जाए इन राज्यों में से कितने, इन महाजनपदों में से कितने महाजनपद है जो राजस्थान में है, तो आप कहेंगे एक है जी। कौन सा? तो आप कहेंगे ये बैठा मत्स्य विराटनगर जयपुर वाला, मत्स्य विराटनगर जयपुर वाले एरिया में। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनमें से कितने महाजनपद है जो मध्य प्रदेश में है, तो आप कहेंगे दो है, अवंती और चेदी। अवंती और चेदी ये दो मध्य प्रदेश में है। मैं आप में से पूछूं कि बताओ दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, तो आप कहेंगे असमक है। तो असमक है। मैं आप कहूँ वर्तमान में हरियाणा क्षेत्र में कौन सा महाजनपद आता है, तो आप कहेंगे कुरु आता है। फिर मैं आपसे कहूँ कि यूपी के अंदर कौन सा महाजनपद आता है, तो आप कहेंगे पांचाल भी आता है, कौशल भी आता है, और भाई आपका काशी भी आता है, वत्स भी बुंदेलखंड वाले में आता है, सूरसेन भी आता है। ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे यूपी में आते हैं। फिर मैं आपको कहूँ बिहार वाले एरिया में कौन से आते हैं, तो अंग आता है, मगध आता है, वज्जी संघ आता है, ये बिहार में आते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत से बाहर कौन से, अगर मैं पूछूं कि भारत से बाहर कौन से महाजनपद है, तो आप कहेंगे भारत से बाहर गांधार है, भारत से बाहर काम्बोज है। भारत से बाहर गांधार है और भारत से बाहर काम्बोज है। ये दो भारत से बाहर है वर्तमान में। थोड़ी सी इसकी तो लगती भी है एक कश्मीर से, लेकिन थोड़ी बहुत। तो ये आपका है। अब इनको आपको जानना कैसे है भाई? इनको जानना है आपको इनकी राजधानी, इनका इंडिविजुअल क्षेत्र, इनके राजा कौन सी नदी के किनारे है और किसके लिए कौन सा जाना जाता है, महत्वपूर्ण है वो चीज यहां पे आपको जाननी है महाजनपद के बारे में। उस चीज के लिए आपको पहचानना है। तो मैं हाँ बिल्कुल, मल तो मैंने यूपी में ही बोला भाई। मैंने मल के बारे में कहा बिहार, मैंने बिहार में ही बोला आपको। जब काशी यूपी में आया तो ये भी यूपी में है। मल और पावा तो बौद्ध धर्म से प्रमुख केंद्र है ना, मल और पावा तो बौद्ध धर्म में प्रमुख केंद्र है। चलिए अब देखिए, बात छोड़िए ना, इनकी बात राजधानी की करते हैं। मैं थोड़ा याद कराऊंगा, आप कहोगे आप इसमें तो कहानी नहीं बढ़ेगी, याद करना पड़ेगा चीजों का आपको। बात आती है काम्बोज की, कि काम्बोज की हम राजधानी पढ़ते हैं। तो काम्बोज की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे काम्बोज की राजधानी है। मैं कहा हाँ काम्बोज की राजधानी, तो आप कहेंगे काम्बोज की राजधानी है जी हाटक। हाटक इसकी राजधानी है। मैं कहूंगा गांधार की, तो आप कहेंगे गांधार की राजधानी जो है वो राजा तक्स ने बसाई थी, और राजा तक्स के द्वारा जो राजधानी बसाई गई उसको तक्षशिला बोला, और गांधार की राजधानी जो है वो तक्षशिला ही है। ठीक है, इसकी राजपुर हाटक, इसकी तक्षशिला। कुरु की राजधानी, तो आप कहेंगे देखो जी कुरु राजधानी, कुरुक्षेत्र की राजधानी एक समय में तो हस्तिनापुर भी हुआ करती थी, लेकिन फिर जब हस्तिनापुर नदी में मतलब बह गया, कौन सी नदी का जिक्र है, गंगा नदी में, बूढ़ी गंगा नदी हस्तिनापुर से प्रवाहित होती है हमारी, तो उसके बाद में इन्होंने फिर अपनी जो राजधानी है वो हस्तिनापुर से बदलकर कहाँ पे कर दी थी, तो आप कहेंगे वो राजधानी उन्होंने हस्तिनापुर से हटाकर फिर आगे चलकर वो वत्स की राजधानी कौशाम्बी में कर दी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी में कर दी राजा निकचसू के द्वारा।
आगे डिटेल में आएगा। मैं एक बार यहाँ मैप में समझा देता हूँ, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद में सूरसेन की राजधानी तो आप कहते हैं मथुरा है, मत्स्य की राजधानी आपकी यहाँ पे क्या है, तो विराटनगर है। अब बात आती है पांचाल। पांचाल को याद रखना ज्यादा जरूरी है। पांचाल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक उत्तरी पांचाल, एक हमारा दक्षिणी पांचाल। दोनों की राजधानी याद रखनी है। जब बात आती है उत्तरी पांचाल की तो आप क्या कहते हैं, अहिछत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है, अहिछत्र। जब बात आती है दक्षिणी पांचाल की तो आप कहते हैं दक्षिणी पांचाल, तो आप क्या कहते हैं, कामपिल्ले, कामपिल्ले, कामपिल्ले। तो ये हो गया आपकी राजधानी, अहिछत्र और कामपिल्ले। कोसल राज्य हमारा आ गया। तो जो कोसल राज्य है इसकी राजधानी हमारी श्रावस्ती। ये वही कोसल राज्य है जहां पे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास अपने व्यतीत किए थे, श्रावस्ती के अंदर, जहां का महत्वपूर्ण राजा है प्रसेनजीत। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है हमारी वत्स, तो वत्स की राजधानी कौसंबी। अवंती, हाँ अब बात आती है अवंती की। यहाँ भी अवंती को आप दो भागों में डिवाइड करेंगे, अवंती को भी आप दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिण अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी एक कहेंगे आप उज्जैन और फिर आप कहेंगे महिष्मती। उज्जैन और महिष्मती वाला सीन आप पढ़ते हैं, यस और नोट? ठीक है। बात आती है चेदी, तो चेदी की राजधानी हमारी है सुक्तिमती, सुक्तिमती, सुक्तिमती। जब बात आती है अस्मक, तो अस्मक की राजधानी पोटन है, अस्मक की राजधानी पोटन है। जब बात आती है मगध, तो मगध की राजधानी हमारी राजगृह है। पहले शुरुआती समय में राजगृह, राजगिर, बाद में चलकर वही पाटलिपुत्र में बाद में बदलती है। जब बात आती है अंग की, तो अंग की राजधानी आपकी चंपा है, जिसको आप मालने भी बोलते हैं। जब बात आती है काशी की, काशी वरुणा और असी नदियों के बीच में काशी, तो वाराणसी, काशी। जब बात आती है वज्जी संघ की, और वज्जी संघ मल और ये बच गए आपके, है ना। तो मैं अगर पूछूं वज्जी संघ की राजधानी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? वज्जी संघ की राजधानी में आपका जवाब क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताओ वज्जी संघ की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे वैशाली। वज्जी संघ का मतलब है कि यहां पे 8 संघ राज्य हमारे बने हुए थे, 8 संघ राज्य हमारे बने हुए थे, और मल हमारा पावा। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे 16 महाजनपद है। मैंने आपको मोटी सी इनकी राजधानी बताई है। अभी आगे आपके सामने लिखा लिखा भी मिलेगा, उनको आप एक बार देख लेना, मैंने ये बताया गया। फिर क्वेश्चन भी आऊंगा और क्वेश्चन में देखूंगा आप लोग गलती भी करोगे, वहां आपकी गलती भी मैं पकड़ूंगा भाई, है ना। चलो मैं एक बार ये इसकी वो दिखा देता हूं, इसकी क्या दिखाता हूं, इसकी एक बार आपको पहले नहीं है, बस ये दिखा देता हूं। हाँ यहीं पे देख लो आप एक बार, ये तो शो हो रहा है, पीडीएफ शो हो रही है, बस मोटा मोटा सा बता दूंगा, वैसे मैंने बता दिया इसके बारे में, मोटी मोटी बता दूं। पीडीएफ शो हो रही है सभी स्टूडेंट को, एक बार मुझे बता दो, क्लियरली विजिबल है? ओके ठीक है। देखो मैंने बात कही आपको अंग की, अंग क्षेत्र की मैंने बात की। ये अंग बिहार में मैंने बताया, कभी पूछा जाए बिहार में कौन से क्षेत्र में, तो बिहार में एक क्षेत्र पड़ता है हमारा भागलपुर, भागलपुर क्षेत्र है, मुंगेर क्षेत्र है ना। आज के वर्तमान जिले में भागलपुर और मुंगेर जिला, उसमें हमारा ये अंग महाजनपद पड़ता है। कभी पूछा जाए अंग महाजनपद, सबसे पूर्वी महाजनपद हमारा हुआ करता था। तो इसके आपने ये एरिया पता होने चाहिए कि भागलपुर मुंगेर जिले के अंदर है। दूसरी बात, इसकी राजधानी चंपा है और ये गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित है। यहां पे मैंने इसकी आपको बताया कि ये व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्वी एशिया में यहां से व्यापार हमारा होता था, ये बात है मोटी तौर पे। काशी के बारे में मैंने बता दिया कि काशी के बारे में विस्तार से चर्चा भी नेक्स्ट में बताऊंगा। कौशल के बारे में मैंने बताया कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, सरयू नदी के को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और फिर दक्षिणी भाग की राजधानी इसकी कुशावती है। श्रावस्ती और कुशावती, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी कुशावती। इसके बाद में वज्जी संघ है, ये वैशाली उत्तरी बिहार में स्थित है ना, उत्तरी बिहार में। ये बात याद रखना कि इसमें कौन कौन से संघ आते हैं, जिसमें लिच्छवी आता है, इंपोर्टेंट तो लिच्छवी हमारा है, साथ में हमारा विधेय आता है, ज्ञात्रिक आता है, वज्जी आता है, ये महत्वपूर्ण है। अब इनके बारे में हम कहानी भी समझेंगे, बस ये मोटी सी आपको मैं लिस्ट दिखाई है ना। यहाँ के जो राजा है वज्जी संघ के, वो चेटक है ना, चेटक है। मल, कुशीनगर, पावा, ये अभी आएंगे, यहाँ पे गौतम बुद्ध से जुड़े हुए केंद्र है।
तो मैं इसके बारे में आपको सीधी सी मैंने सारी बात आपको बताई है, पीडीएफ में पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार अब मैं मैप में आपको चीजें एक बार यहीं पे मैं समझा देता हूं, एक बार और मैप की तरफ ही आप यहां पे लौटिए, समझिए चीजों को। देखिए अब बात आती है खेल इनकी कि ये 16 महाजनपद जो है कि धीरे 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 कैसे एक महाजनपद और महाजनपद से वो फिर हमारा एक स्टेट की फॉर्मेशन में आया या राज्य बना हुआ हमारा, जिसको हम मगध पढ़ते हैं और मगध से हम मौर्य की ओर आते हैं। उसके हम जानिए पहले इस इन महाजनपदों में ही हम पढ़ लेंगे सारों की कहानी एक साथ, सारों की कहानी एक साथ यहीं पे आ जाएगी, समझिए। देखो आप लोकेशन देखो मगध की, मगध यहां पर भी हो जाएगा और मगध अब जब ये महाजनपद खत्म होगा उसके बारे में भी मैं एक साथ मगध के बारे में बता दूं। ये मगध है, ये मगध से लगता हुआ हमारा ऊपर है काशी, काशी से थोड़ा सा ऊपर है कौशल, और यहां पे है ये अंग, और ये है हमारा अवंती, और ये हमारा गांधार। इनका हमने उल्लेख होना है एक साथ, हम इनको एक साथ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे वो सुन लो। डियर स्टूडेंट आपको पता है मगध के अंदर सबसे पहला जो राजा हुआ है वो कौन हुआ हमारा, सबसे पहला जो राजा हुआ हमारा, तो आप कहते हैं सबसे पहला राजा हुआ हमारा बिंबिसार, बिंबिसार सबसे पहले तो बिंबिसार ही हुआ। उसके बाद में हमारा अजातशत्रु हुआ, और अजातशत्रु के बाद में हमारा उदयन हुआ। उद्दीन बोलते हैं या उद्दीन बोलते हैं, ठीक है। ये तीन महत्वपूर्ण राजा है, वैसे हुए तो बहुत सारे, नाग दशक लास्ट है, लेकिन ये तीन तो आपको याद रखनी है। अब आप कहेंगे यार एक महाजनपद है और ये कैसे धीरे धीरे पूरे मतलब भारत के अंदर अपना होल्ड स्थापित करेगा, उस कहानी को समझो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मगध का अंग के संबंध में, मगध का अवंती के संबंध में, मगध का कौशल के संबंध में, मगध का वज्जी संघ के संबंध में, मगध का गांधार के संबंध में। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। जब हम बात करते हैं मगध का सबसे पहले कि इनकी नीति कैसी है, इनकी पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो डियर स्टूडेंट तो पॉलिसी में एक बात याद रखना कि साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों को इन्होंने फॉलो किया। जहां बात प्यार से बनती थी वहां से प्यार से काम लिया, जहां बात तकरार से बनती थी वहां तकरार से काम लिया, जहां विवाह करना पड़ा वहां विवाह किया, जहां दोस्ती करनी थी वहां दोस्ती की। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, ये क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं ये कि कौशल के साथ में विवाह किया, वज्जी के साथ में विवाह किया, गांधार के साथ में विवाह किया, अवंती के साथ में दोस्ती की, अंग के साथ में दुश्मनी की, अंग के साथ में दुश्मनी की। अब आप कहेंगे एक साथ ऐसे कैसे, तो मैंने क्या कहा आपको, चलो दोस्त बताओ। एक दोस्त अगर पूछे बिंबिसार का कि दोस्ताना संबंध किसके साथ रखा था, तो आप कहेंगे अवंती के साथ रखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि शादी किस किस के साथ में की थी, किस तीन कौन कौन से थे जिनके साथ में शादी हुई बिंबिसार की, तो आप कहेंगे कौशल नरेश प्रसेनजित हुआ करते थे। प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकौशला की शादी कर दी इनके साथ में, तो इनके साथ में शादी होगी, यहां पे इनके साथ में शादी होगी। जब मैं बात करता हूं कि यहां पे वज्जी संघ के राजा हमारे हुआ करते थे चेटक। ये वो चेटक है जो महावीर स्वामी के, जो जैन धर्म के महावीर स्वामी है उनके मामा भी थे चेटक, इनके त्रिशला जो महावीर की माता है उनके भाई थे चेटक। तो चेटक ने अपनी पुत्री चेलनाग की शादी इनके साथ में कर दी। किनकी शादी? चेलनाग की, चेलना की, यानी कि चेलना जो है वो महावीर स्वामी के मामा की बेटी है। समझ में आई ये बात है? एक सेकेंड बस।
एक सेकंड। हाँ भाई। तो देखिए भाई, तो मैं बिंबिसार की यहां पे पॉलिसी की बात कर रहा था आपको, है ना, कि जब बिंबिसार ने दोस्ताना संबंध अपनाया, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध अपनाए, बिंबिसार को लगा कि जिस राज्य को मिलाना है तो उस राज्य का विलय भी किया। तो जब मैं बात कर रहा था आपको दोस्ताना संबंध की, तो बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रदोत, जिसको आप चंड प्रदोत के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्ताना संबंध अपनाया। अपने दरबार में जो वैद्य हुआ करते थे जीवक, इनकी बीमारी जो पांडु रोग इनको हुआ था उसको ठीक करने के लिए भेजा। बात वैवाहिक संबंध की आई कि आसपास के क्षेत्र में हमने वैवाहिक संबंध अपनाना है, तो कौशल नरेश के साथ प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोसला की शादी की। साथ में यहां पे मैं बात कर रहा हूं वज्जी संघ की, तो वज्जी संघ में चेटक ने अपनी बहन की शादी इनके साथ में की। और यहां पे जब बात करता हूं मैं अंग की, जो अंग महाजनपद हमारा दिया गया है, तो अंग महाजनपद के अंदर यहां पे कहानी यह मिलती है आपको कि यहां के जो राजा हुआ करते थे ब्रह्मदत्त, तो उनके साथ में संघर्ष हुआ और फिर बिंबिसार ने अंग का मगध के अंदर यहां पे विलय किया। तो आप एक चीज देख रहे हैं, आप इनकी पॉलिसी को आप देख रहे हैं, पॉलिसी को आप देख रहे हैं, तो यहां पे इनके संबंध में एक बात ध्यान रखना है आपने, बस, है ना, ध्यान क्या रखना है, ये आपने देख लिया, मां कोसला का नाम देख लिया। अगर पूछा जाए कि वज्जी संघ में जो चेटक हमारे हुआ करते थे, तो चेटक की पुत्री का नाम क्या है, कभी भी एग्जाम में आप पूछा जा सकता है कि चेटक की पुत्री का नाम क्या है जिसके साथ में इनकी शादी हुई थी, या फिर यहां पे आपसे कौशल के संबंध में भी आपसे यहां पे पूछा जाता है ना। तो यानी कि अब आप सोचो कि मगध वो महाजनपद जिसके अंदर आपको एक प्राकृतिक तरीके से, अगर आप चीजों को देखेंगे प्राकृतिक रूप से, तो हर प्रकार से समृद्ध क्षेत्र हमारा है, 3 नदियां हमारी लगती है, और आसपास का जो है यहां पे लोहे की मात्रा जो है प्रचुर अवस्था के अंदर हमारी मिलती है। तो मगध इन 16 महाजनपदों में से एक अलग महाजनपद हमारे यहां पे निकल के आएगा। बिंबिसार के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा आपको, ये पूछे जाए मद्र नरेश की राजकुमारी जो हमारी है, जिनके साथ में शादी हुई है, उनका नाम क्या है, तो आप कहते हैं उनका नाम है क्षेमा। क्षेमा उनका हमारा नाम है। जब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, तो यहां पे जब मैंने पूछा आपसे कौशल नरेश की, तो यहां पे आपने कहा महाकोसला। जब मैंने पूछा वज्जी संघ में, तो आपने कहा चेटक की पुत्री चेलना, चेलना के साथ में उनका वैवाहिक संबंध हमारा यहां पे हुआ था। अब डियर स्टूडेंट, कभी भी एग्जाम में बहुत आता है, ये भी है ना, इस चीज पर नोट करना आप ध्यान से कि अंग का विलय किसके समय में हुआ। तो आप क्या कहते हैं कि जो अंग का विलय हुआ वो हुआ आपका बिंबिसार के समय में, है ना, बिंबिसार के समय में अंग का विलय हुआ हमारा। जब बात आती है कि भाई आपसे पूछा जाए कि अवंती का विलय किसके समय में हुआ, वज्जी संघ का विलय किसके समय में हुआ, वज्जी संघ का विलय किसके समय में हुआ, तो ये 2-3 बातें आपसे पूछी जाती है, ये आपने यहां पे याद रखना है, बस, है ना। तो मैंने कहा आपको कि अंग का विलय ये हो गया। अब राज्य मगध का देखो कितना बड़ा हो गया, है ना, धीरे धीरे इनके साथ में वैवाहिक संबंधी। फिर बाद में क्या हुआ कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, पिता की हत्या कर दी, और अच्छा, विलय का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाया। पहले मगध इस पर्टिकुलर क्षेत्र में था, अब मगध जो है उसका जो साम्राज्य है, एम्परर जो है, अब वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, फैल गया, बढ़ गया, उसमें अपने राज्य में उसको ऐड कर लिया, है ना, मिलाना, ऐड करना, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, टेक कवर कर लिया। अब बात आती है भाई अजातशत्रु की, कि अजातशत्रु गद्दी पर बैठेंगे, और अजातशत्रु के संबंध में अब कहानी पढ़ना आप शुरू करना, कि अजातशत्रु गद्दी पर बैठेंगे, पिता की हत्या करके बैठेंगे।
इनके साथ भी अजातशत्रु का संघर्ष होगा। मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूं, दोबारा फिर दिखा दूंगा आपको, है ना। अब आप पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में कि अजातशत्रु के बारे में, इनके संबंध में जब आप पढ़ेंगे तो कौशल नरेश हमारे कौन थे, प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत इनसे खफा हो जाएंगे, परेशान होंगे। क्यों परेशान होंगे? क्योंकि प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी बिंबिसार के साथ की थी, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी। तो कहीं ना कहीं समस्या का कारण तो बन रहा है बिंबिसार तो अजातशत्रु। तो शुरुआत में इनका संघर्ष होगा। काशी, जिस समय कौशल ने, प्रसेनजीत ने बिंबिसार के साथ शादी की थी, तो काशी जो है वो दहेज में मिला था, या कुछ एरिया काशी का जो है बिंबिसार को मिल गया था। अब वो प्रसेनजीत ने उनसे वापस ले लिया अजातशत्रु से। संघर्ष हुआ, पहले संघर्ष में अजातशत्रु जीत गया, दूसरे संघर्ष में प्रसेनजीत जीत गया। प्रसेनजीत को लगा कि नहीं, ये संघर्ष हमें ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है। फिर उन्होंने आपस में उन्होंने फिर वही नीति अपनाई, वैवाहिक नीति। पहले तो प्रसेनजीत ने अपनी बेटी की शादी की, अपनी बहन की शादी की थी बिंबिसार के साथ में। अब कहेंगे कि प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा की शादी किसके साथ में कर दी? तो वजीरा की शादी यहां पे किसके साथ में की? तो आप कहेंगे वजीरा की शादी अजातशत्रु के साथ में की, अजातशत्रु के साथ में। यानी कि वैवाहिक संबंध दोबारा अपना लिया। अब काशी फिर इनको मिल गया, तो काशी और अंग पहले से मिला हुआ था, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। अब भाई पिताजी के संबंध अवंती से ठीक थे, माना बिंबिसार के ठीक संबंध थे, जीवक को भेजा था, लेकिन कहीं ना कहीं इनको डर था अजातशत्रु को अपने एरिया राज्य का। राजधानी थी राजगृह, राजधानी थी राजगृह। तो कभी पूछा है राजगृह की किलेबंदी किसने करवाई? कभी आपसे पूछा जाए कि राजगृह की किलेबंदी किसने करवाई, तो आप कहेंगे फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन। तो आप कहेंगे अजातशत्रु ने कराई। किसके डर से कराई? अवंती नरेश के डर से कराई, अवंती नरेश के डर से कराई। याद रखना, अभी तक राजधानी पाटलिपुत्र नहीं हुई है हमारी, पाटलिपुत्र आगे चलकर बनेगी हमारी, है ना। अभी तक राजगृह राजगीर हमारी राजधानी है। तो यानी कि इनके साथ संबंध इतने अच्छे नहीं रहे। अंग पहले से है काशी के साथ, ठीक है। अब बात मामला है वज्जी संघ के साथ में। वज्जी संघ के साथ में इसके पिताजी के संबंध है वैवाहिक, इनका संबंध वहां से बिगड़ जाएगा। संबंध बिगड़ने की बात क्यों कह रहा हूं मैं आपको? इसलिए कह रहा हूं, वज्जी 8 कुलों का संघ था, और वज्जी संघ कहीं ना कहीं वहां पे जैन धर्म का प्रमुख केंद्र भी रहा होगा, क्योंकि भाई मामा थे महावीर स्वामी के, चेटक। और यहाँ पे सलाह देने का कार्य अजातशत्रु को कर रहा है कौन? तो अजातशत्रु को सलाह देने का कार्य कर रहे हैं गौतम बुद्ध, कि ये कह रहे हैं कि भाई देखो, उनका है संगठन, और पहले संगठन को तोड़ो और फिर राज करो। तोड़ो और राज करने वाली नीति है ना, इनको रास्ता दिखाया, बताया कैसे। तो इन्होंने आधुनिक औजारों का प्रयोग भी किया। तो वो तो हम वैसे मगध में यही सब बातें पढ़ते हैं हम, यहाँ भी बता देता हूँ, 2 मिनट में वहां बता दूंगा। तो इन्होंने रथ मुसल और महाशिलाकंटक जैसे औजारों का प्रयोग भी किया। कई बार एग्जाम में यही आ जाता है कि रथ मुसल और महाशिलाकंटक औजारों का प्रयोग किसने किया, तो आप कहेंगे अजातशत्रु ने किया था, है ना। और वो क्यों किया, ये इनसे संघर्ष क्यों है? संघर्ष इसलिए है कि जो चेटक के जो भांजे थे ना, जिनका नाम था हल और बेहल, बेटी के जो बेटी के बेटे जो थे हल और बेहल, वो वापस वहीं से ले गए थे वज्जी संघ में, और मामला उनको लेकर था, हल और बेहल को। ये बात आपने समझे। धीरे धीरे इसको जीत लिया अजातशत्रु ने, और वज्जी संघ को भी अपने राज्य में मिला लिया, वज्जी संघ को भी अपने राज्य में मिला लिया। तो अब देखो आप, मगध जो है कितना बड़ा राज्य बन गया है, मगध हमारा कितना बड़ा राज्य भी हमारा धीरे धीरे यहाँ पे बन रहा है ना। तो ये तो है मगध का संघर्ष जो चल रहा है इनके साथ में। ऐसे ही आप देखेंगे अवंती का संबंध, अवंती का जो संबंध है यहाँ पे वत्स के साथ में, देखेंगे कि वत्स के साथ में अवंती का संबंध कैसा है। फिर हम कौशल को देखेंगे अलग से, कि कौशल के संबंध के बारे में जानेंगे, कि शाक्य गणराज्य को पढ़ेंगे, उनके बेटे विड्डूब के बारे में जानेंगे। तो ये बताओ आप, थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया जो मैं पिछले 40-45 मिनट से बोल रहा हूँ? बन जाओगे प्रोफेसर,
बनोगे, 100% बनोगे, आप ही बनोगे। बस ये कुछ समय अपना मुझे दे दो, दूसरी जगह से ध्यान हटा लो। मतलब और काम है बहुत सारे, बिना बात के काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। कोई बुरा मानने तो मान जाने दो, ठीक है। चलो रुकता नहीं भाई, करते हैं कंटिन्यू। चलो आएंगे भाई, संबंध भी आएंगे। चलो अब हम इनको धीरे धीरे एक एक को पढ़ ले, यहीं पे डिटेल में देता जाऊंगा, है ना। मैप तो आपने सेट कर लिया दिमाग में। अब सबसे पहले बात आई थी गांधार की, एक एक को पढ़ लूं, मोटा मोटा था, पढ़ते जाओ, रुकना मत, जब तक बोर नहीं होंगे तब तक पढ़ेंगे आज, ठीक है। बता देना जब बोर होंगे, तभी रुक जाऊंगा। गांधार पढ़े ना आपने, गांधार, काम्बोज, ये सब। गांधार की राजधानी आपने क्या पढ़ी? तो गांधार की राजधानी आपने पढ़ी तक्षशिला। तो तक्ष यानी कि राजा, रामायण के अनुसार इसकी जो स्थापना है वो भरतपुत्र राजा तक्ष ने की थी। ना ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके अनुसार इनकी स्थापना किसने की? भरतपुत्र तक्ष ने की, तो तक्षशिला नाम पड़ा। फिर जैसे आता है भाई बिंबिसार कहां का राजा, तो आपने कहा मगध का। आपने कहा चंड प्रदोत कहां का राजा, आपने कहा अवंती का। आपने आपसे पूछू उज्जैन कहां का राजा, उज्जैन की बात है, उदयन की, तो आपने कहा वत्स का। मैं आपसे पूछू कि भाई राजा परीक्षित का संबंध कहां से है, तो आप कहेंगे कुरु से है। ऐसे ही सभी जगह से संबंध हमारे होते हैं। तो यहां पे मैं कहूं राजा पुष्कर सारीन का संबंध कहां से है, पुष्कर सारीन का, तो आप क्या कहेंगे कि राजा पुष्कर सारीन का जो संबंध है वो हमारा गांधार से है। यहां पे मैं पूछूं, इन्हीं पुष्कर सारीन को यहां पे पुक्कस भी बोला गया है, पुक्कस भी यहां पे बोला गया है ना। तो इनके पास भी बिंबिसार ने अपना दूत भेजा था, है ना। हाँ हाँ ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, पुष्कर सारीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंबिसार कहां बैठा है, कितनी दूरदर्शी सोच बिंबिसार की है। बिंबिसार बैठा है बिहार में, और आप बैठे हैं यहाँ पे, कहां पे? गांधार कहां पे है, तक्षशिला कहां पे है। बिंबिसार को वहां पे इनसे खतरा था। खतरा क्यों था, है ना। हमें अपने पड़ोसी के पड़ोसी से भी तो हम अपना बचाव अपने पड़ोसी से करते हैं, लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, पड़ोसी का पड़ोसी भी तो हमारा शत्रु हो सकता है। जब पुष्कर सारीन जो है यहाँ पे अवंती नरेश प्रदोत को पराजित कर सकता है, और अवंती नरेश प्रदोत बहुत शक्तिशाली शासक है, समृद्ध शासक है, तो बिंबिसार को डर है। तो आपसे अगर पूछा जाए ना कि विदाउट एनी लॉजिक बिंबिसार ने वहां शादी नहीं की गांधार में जाके, वहां पे ससुराल बनाने का कारण क्या है? तो ससुराल बनाने का कारण ये है, अपने राज्य को सुरक्षित रखना था। राजा शक्तिशाली है, राजा शक्तिशाली है ना। तो भाई दूर आने में कोई समस्या नहीं है। अब हम कहे कि मुझे जाना है यार तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जाना है, या मैं कहूँ मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे लिए तो बहुत ही सोचना समझना और वो सब चीज़ें पड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। टिकट देखूंगा कितने रुपए के हैं, कैसे है, कोई कूपन लगेगा, ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। अब कोई बड़ा है, कोई बड़ा व्यक्तित्व है, नेता है, उनकी रात कहीं होता है, उनका दिन कहीं होता है, वो सब नीतियाँ चलती है। तो भाई दूर पास कुछ ऐसा है नहीं, तो भाई मामला देखता है कि भाई गांधार के साथ में बिंबिसार ने अपना वैवाहिक संबंध यहाँ पे अपनाया, है ना, क्योंकि इन्होंने प्रदोत को हराया था। शुरुआत में गांधार ठीक था, बाद में ईरान का अधिकार हो गया। अब आप कहेंगे ईरान कहां से बीच में आ गया? मैं कहूंगा ईरान के अंदर आपने एक डायनेस्टी पढ़ी होगी, हकामनी डायनेस्टी, आगे चलकर आएगी। तो हकामनी ने रूल किया है यहाँ पे, है ना, ईरान का अधिकार हो गया। व्यापारिक नगर था। जब भी बात आती है तक्षशिला को आप क्यों याद रखते हैं, तक्षशिला को क्यों याद रखते हैं? आप कहते हैं तक्षशिला के अंदर विश्वविद्यालय था। तक्षशिला वो जगह है जहां पे हमारे कौटिल्य पढ़े हैं, विष्णुगुप्त पढ़े हैं, वहां पे वही शिक्षण कार्य भी उनका है। तक्षशिला वो जगह है जहां पे चंद्रगुप्त जैसे महान प्रखर शासक वहां से निकले हैं। तक्षशिला वो जगह है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि तक्षशिला क्या, ऑप्शंस थे ऐसे, तक्षशिला गंगा नदी किनारे स्थित। अरे गंगा जी कहां से आ गई तक्षशिला में भाई, याद रखना। एक बार एग्जाम में ये भी आता है कि आपसे पूछा जाता है कि 4 विश्वविद्यालय आपको दे दिए प्राचीन काल में, उनको सीक्वेंस में लगाइए। एक विश्वविद्यालय तक्षशिला आया, एक विश्वविद्यालय नालंदा आया,
एक विश्वविद्यालय वल्लभी आया, एक विश्वविद्यालय वल्लभी आया, एक विश्वविद्यालय विक्रमशिला आया, एक विश्वविद्यालय ऐसे आए। आपसे कहा आपको सीक्वेंस में लगाओ, तो आप देखो भाई तक्षशिला सबसे पहले, फिर नालंदा आया, फिर ये वल्लभी विक्रमशिला हमारा पाल साम्राज्य के अंदर आया। तो कुछ इस प्रकार से हमारी सीक्वेंस यहाँ पे बनती चली गई। तो यहीं पे कौशल नरेश प्रसेनजीत भी यहीं पे पढ़ने के लिए आया, बंदुल मल्ल भी यहीं पे पढ़ने के लिए आया। बंदुल मल्ल का नाम नहीं सुना होगा, मल्ल शासक था बंदुल। जीवक ने यहीं पे शिक्षा प्राप्त की थी। पुष्कलावती यहाँ का प्रमुख नगर था। ये एग्जाम में आया, आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्कलावती कहां का एक प्रमुख केंद्र हमारा रहा है। तो आप कहेंगे पुष्कलावती, या कहूं मैं चरसद्दा, तो आप कहेंगे गांधार का। तो ये गांधार के बारे में इतनी बातें यहां पे आप याद रख लेना भाई। नेक्स्ट हमारा आता है काम्बोज, जिसकी राजधानी मैंने अभी अभी आपको बताई, राजपुर या हाटक। देखो भाई गांधार के बारे में एक वर्ड याद रख लो पहले कि किसको वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा गया है। निम्नलिखित में से किस महाजनपद को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा गया है? तो आप क्या कहेंगे, कौन से महाजनपद को कहा गया है वार्ता शास्त्रोपजीवी? तो आप कहेंगे काम्बोज को कहा गया है। क्यों कहा गया है? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला महाजनपद था ये, जहां पे कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, वाणिज्य के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से जहां की जीविका चलती है। वार्ता शस्त्रोपजीवी किसने कहा? कौटिल्य ने कहा। किसके बारे में कहा? काम्बोज के बारे में कहा। और फिर आता है एग्जाम में, ये भी बहुत बार आया है भाई, मैंने देखा है कि कौन सा महाजनपद है जो अपने घोड़ों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। तो आप कहेंगे घोड़ों के लिए जो महाजनपद प्रसिद्ध है वो हमारा कौन सा है? तो वो हमारा है यहाँ पे गांधार महाजनपद। यहाँ के दो महत्वपूर्ण शासक है चंद्रवर्धन और सुदक्षिण। याद रखना, जैसे अभी पहले आपने पुष्कर सारिन देखा गंधार के अंदर, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे चंद्रवर्धन है और यहाँ पे सुदक्षिण है। चंद्रवर्धन और सुदक्षिण ये दो महत्वपूर्ण राजा हमारे यहाँ पे हुए हैं। तो आपको काम्बोज के बारे में बातें याद रखनी है। इसके बाद में बात आती है कुरु। तो कुरु के बारे में भाई, कुरुक्षेत्र वाला एरिया, गौतम बुद्ध के समय में यहाँ का जो राजा था वो था कौरव्य। और इसमें कहा है कि जैसे कि पीडीएफ में आपको देख रहे हो कि कौरव्य या क्यों विशेष बात है, तो आप कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी बुद्धि और बल के नाम से जाने जाते हैं, बल के हिसाब से जाने जाते हैं, बुद्धि और बल के लिए। तो आप कहेंगे भाई एथलीट तो अभी भी हरियाणा पैदा कर रहा है, कुरुक्षेत्र अभी भी एथलीट तो सबसे ज्यादा पैदा कर रहा है ना। रेसलिंग में तो कोई सानी नहीं है अभी, पिछले कई सालों का हिसाब किताब लेके देखे कोई से भी गेम की। मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तो मान लो। बुद्धि और बल दोनों के लिए प्रसिद्ध है कौरव्य, यहाँ का हमारे राजा थे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं भाई, इसके बाद में आता है पांचाल। राजा जन्मे का संबंध रहेगा, यहाँ पे बताऊंगा उनके बारे में आएगा। राजा जन्मे थे। बात आती है पांचाल की। पांचाल के बारे में देखिए, दो भाग है इसके। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिण पांचाल की राजधानी कामपिल्य। क्लियर? ज्यादा और आगे आएगा। मत्स्य विराटनगर, विराट नाम का राजा यहाँ पे हुआ करता था। चेदी राजधानी सुक्तिमती भी आता है। चेदी यहाँ का राजा कौन? शिशुपाल यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे। ये जो शिशुपाल है, महाभारत काल के एक नाम देखा होगा आपने, शिशुपाल। महाभारत काल में किरदार भी देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? महाभारत काल में शिशुपाल का नाम सुना है? तो वही शिशुपाल। यहाँ के एक राजा का नाम है उपचर मिलता है, यहाँ के एक राजा का नाम उपचर भी मिलता है, बस ये याद रखना आपने।
इसके बाद में आता है सूरसेन। सूरसेन हमारी बौद्ध नगरी, जैन नगरी, हिंदू नगरी, हम बात, हाँ गलतियों को माफ करा था पहले, बाद में मारना। सूरसेन की राजधानी हमारी आती है मथुरा, यादु वंश का यहाँ पे शासन हमारा हुआ करता था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूज होता है हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कहाँ होते हैं, आगे बढ़ो थोड़ा शिवानी सिंह। कंफ्यूज यहाँ होते हैं हम कि हमने पढ़ा अवंती नरेश चंड प्रदोत, अभी आगे आएगा अवंती नरेश चंड प्रदोत। यहां पे हम पढ़ रहे हैं अवंती पुत्र, यानी कि सूरसेन का राजा कौन है, अवंती पुत्र है। अवंती पुत्र यहां का राजा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके पिता का अवंती से संबंध ठीक ठाक रहा होगा, तो यहाँ पे यहाँ के राजा को अवंती पुत्र ही बोला दिया गया। राजा का नाम क्या है यहाँ पे, अवंती पुत्र यहाँ पे हमारे थे, ठीक है। सूरसेन मथुरा वाला अवंती। अब अवंती के बारे में कुछ बातें जान लो। देखो, जो इंपॉर्टेंस मगध की थी वही इंपॉर्टेंस अवंती की भी है ना। हम कई बार देखते हैं कि कई बार योग्यता होते हुए हमें वो पहचान नहीं मिल पाती जो दूसरे को मिल जाती है। योग्यता हमारे में भी है, योग्यता आप में भी है। जो पहचान आपको मिल रही है वो पहचान हमें नहीं मिल रही है, मान लिया कई बार कई केसेस में होती है। अवंती भी उसी प्रकार से समृद्ध राज्य है, महाजनपद है, जिस प्रकार से मगध है। अवंती ने भी वही राजा पैदा किए हैं शक्तिशाली जो मगध ने किए हैं, लेकिन उस तरीके से वो पहचान अवंती की नहीं बन पाई। अवंती वेत्रवती नदी, यानी कि कहूं तो बेतवा नदी, दो भागों में बांटती है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। बुद्ध काल में यहाँ का राजा प्रदोत था। प्रदोत बुद्ध काल का नाम क्यों लिया यहाँ पे, सुनो। जैसे मैंने कहा कि गौतम बुद्ध कौशल राज्य में भी गए, प्रसेनजीत के दरबार में भी गए। गौतम बुद्ध बिहार में भी कई राज्यों में गए, अजातशत्रु के साथ उनका ठीक ठाक संबंध था, बिंबिसार के साथ उनका ठीक ठाक संबंध था। अवंती के राजा प्रदोत ने भी उनको बुलाया था अपने दरबार में, लेकिन उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बीमार थे गौतम बुद्ध। वो खुद नहीं आ सके, अपने शिष्य को भेज दिया था। खुद नहीं आए थे, अपने शिष्य को भेजा था। शिष्य का नाम था महाकात्यायन, शिष्य का नाम था महाकात्यायन। तो यहां पे लिखा कि बुद्ध काल में आकर राजा हमारे कौन थे, चंड प्रदोत थे। हाँ। उसकी कठोर सैनिक नीतियों के कारण महावग जातक में चंड प्रदोत, देखो उनका नाम था प्रदोत, ध्यान से सुनना, उनका नाम था प्रदोत, तो उनको चंड प्रदोत क्यों बोला गया, चंड प्रदोत बोला, उनकी नीतियां कठोर थी। उनकी नीतियां कठोर होने के कारण उनको चंड प्रदोत की संज्ञा दी गई है, ठीक है। स्थानीय रूप से लोहा यहां से मिलता है। बिंबिसार के समय उनके संबंध ठीक ठाक रहे हैं। उनके दरबार में राजवेद जीवक आया है, मैंने बताया है, क्योंकि बीमार थे पांडु रोग से, इसलिए आया। ये भी बताया मैंने, अजातशत्रु के साथ में उनके संबंध बिगड़ गए। अजातशत्रु ने इनके संबंध बिगड़ने के कारण अपनी राजधानी राजगृह का यहाँ पे फोर्टिफिकेशन भी कराया। उनका कोई संबंध नहीं, मतलब आपस में संघर्ष नहीं हुआ, डर के कारण ही करवा लिया था। चंड प्रदोत के बाद उसका पुत्र पालक राजा हुआ है। चंड प्रदोत के बाद उसका पुत्र यहाँ पे पालक हमारा राजा हुआ है। इतनी बात यहाँ पे आपको याद रखना है। और इसके बाद में वत्स राज्य को पराजित करके कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया इन्होंने, है ना, ये बात याद रखना। हाँ, एक बात याद रखना, जैसे मैंने कहा अंग का विलय किसने किया। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, कौन कौन स्टूडेंट है मैं पूछ रहा हूं आपसे। अगर मैं पूछूं यहाँ पे आपसे कि भाई सृष्टि, रितु और ये परमजीत, ऋतिक, मोनिका, मैं आपसे पूछूं अगर अंग के विलय की मैं बात कर रहा हूं, कोकिला, तो आप क्या कहेंगे। तो आप कह रहे हैं भाई, यहां पे आप कह रहे हैं अंग का विलय बिंबिसार ने किया। मैं कह रहा हूं कि वज्जी संघ का विलय किसने किया, वज्जी संघ का विलय, तो आप कह रहे हैं कि वज्जी संघ का विलय किया अजातशत्रु ने। और मैं कह रहा हूं कि अवंती का विलय किसने किया, तो आप कहेंगे अवंती का विलय किया शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग के द्वारा, शिशुनाग। बिंबिसार ने दोस्त बनाया, अजातशत्रु ने किलाबंदी कर दी उसके खिलाफ, और शिशुनाग ने अवंती का विलय कर लिया। ये बात याद रखें। बात आती है वत्स की। वत्स की, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कुरुक्षेत्र के राजा थे निक्षसु। हस्तिनापुर बाढ़ में बह गई थी। हस्तिनापुर बाढ़ में बहने के कारण उन्होंने अपनी राजधानी निक्षसु ने यहाँ पे कौशाम्बी को बनाया था। बुद्ध काल में आकर राजा उद्यन है। उद्यन एक, सबसे पहले मैंने स्रोत आपको पढ़ाए, स्रोत में मैंने एक रचना बताई थी, भास की रचना है सौपन वासव दत्ता। भास की कौन सी रचना है, सौपन वासव दत्ता, यस और नोट, बताइए कि नहीं। ड्रीम, ड्रीम ऑफ द वासव दत्ता, क्या बताया था मैंने उसमें, वो उसके नायक यही है, उसके नायक उद्यनी है।
है ना, उसके नायक उद्यन है। इनकी शादी किसके साथ हुई? तो इनकी शादी हुई थी चंड प्रदोत की बेटी वासव दत्ता के साथ में। चंड प्रदोत की बेटी वासव दत्ता के साथ में प्रेम प्रसंग था भाई, है ना, प्रेम प्रसंग था, ये बातें याद रखनी है। तो उसके नायक कौन? उद्यन। म्यूजिक के टीचर थे, हाँ ये टीचर थे उनके ना, प्यार हो गया इनको उनसे। उद्यन को बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने, उद्यन को बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने बौद्ध मत में स्वीकार दीक्षित किया यहाँ पे ना, ये याद रखना भाई। इन कौशाम्बी इनकी महत्वपूर्ण राजधानी थी, ये याद रखना। इसके बाद में बात आती है मल्ल की। मल्ल, इसमें पावा कुशीनारा ये राज्य सम्मिलित थे, ये याद रखना, गणतांत्रिक राज्य। देखो हम 16 महाजन पदों में से 2 ही महाजन पद ऐसे जहां पे गणतांत्रिक राज्य थे, एक मल्ल और एक हमारा वज्जी संघ, मल्ल और वज्जी संघ। अदरवाइज 14 जो महाजन पद है हमारे, वहां पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक में लोकतंत्रात्मक में दोनों में अंतर मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा आपको। काशी, बात आती है हमारी काशी की। काशी की, काशी वाराणसी में है, वरुणा और रसी नदी के बीच में है, लगातार संघर्ष यहाँ पे होता है। और ये हमें यहाँ पे इसके शासकों के बारे में आएगा कि काशी का सर्वप्रमुख शासक ब्रह्मदत्त ने कौशल पर विजय प्राप्त किया, किंतु काशी, कौशल और मगध के बीच बफर, काशी जो है कौशल और मगध के बीच में बफर स्टेट का कार्य कर रहा है। अब आप कहेंगे बफर स्टेट क्या है? बफर स्टेट होता है मध्यवर्ती राज्य। मान लिया देखो, आप आधुनिक काल में भी जब आप वारन हेस्टिंग की रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे मान लिया अवध ऊपर है, मराठा नीचे है, और अवध बीच में है, मराठा नीचे है, अंग्रेज ऊपर है बंगाल में। तो अंग्रेजों ने क्या किया? मगध, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने किया ये कि अवध को बफर स्टेट बनाया, मध्यवर्ती राज्य बनाया। तो यहाँ पे काशी मैप में आप देखोगे कौशल और मगध के बीच में है, तो इसको बफर स्टेट यहाँ पे बनाया गया भाई, है ना, महत्वपूर्ण केंद्र था। कौशल की बात करते हैं। कौशल श्रावस्ती का खंडर गोंडा जिले में सेहत मेत से मिलता है। यहाँ पे बुद्ध काल में इसके 2 भाग थे, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, है ना। श्रावस्ती इनकी राजधानी है। प्रसेनजीत यहाँ का राजा है, और प्रसेनजीत यहाँ का राजा है, और प्रसेनजीत ने अपनी बहन कौशल देवी की शादी बिंबिसार से की है। ये मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ कि प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी कौशल देवी के साथ, कौशला देवी भी आते हैं, माँ कौशल भी आते हैं, बिंबिसार के साथ में की है। काशी को दहेज में दिया है। अजातशत्रु के समय पुनः संघर्ष हो गया है, ये बातें बता चुका हूँ। अजातशत्रु के साथ फिर दोबारा उन्होंने अपनी बेटी वजीरा की शादी कर दी है। अब बात आती है विड्डूब की। विड्डूब के बारे में नहीं मैंने बताया आपको, विड्डूब के बारे में, या वैसे विड्डूब के बारे में शाक्य गणराज्य के अंदर बताऊंगा मैं। प्रसेनजीत का बेटा है विड्डूब, शाक्य गणराज्य में विड्डूब के बारे में उल्लेख करूंगा कि विड्डूब का क्या रोल है, इनके मंत्री दीर्घचारण का क्या रोल है, दीर्घचारण का रोल क्या है, यह शाक्य गणराज्य के अंदर आपका आएगा। अभी क्योंकि ये है महाजन पद, यहां पे आप कुछ गणराज्य को भी पढ़ेंगे, जैसे कि जो आप पढ़े थे ना कि बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के शाक्य में हुआ, पढ़ो उनके बारे में। कोलिय गणराज्य को पढ़ो, रामग्राम के कोलिय, मल्ल, वज्जी, पावा, उनको पढ़ना पड़ेगा। वज्जी संघ, ये 8 गणराज्यों का समूह था, इनमें से महत्वपूर्ण गणराज्य है। मेन बातें हमने इनकी पढ़ ली है। अंग महाजनपद, इसके बारे में पढ़ लिया हमने कि इसको बिंबिसार के समय में मिलाया गया था। अंग की राजधानी चंपा है। महागोविंद इसके वास्तुकार है, जिसने इसको योजना बनाई थी इसके बारे में। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्मा, ये नर्मदा नदी के नीचे का भाग है। इक्ष्वाकुओं ने यहाँ पे राजवंश स्थापित किया था। सबसे साउथ का ये भाग है। मगध, इसके बारे में हमने अलग से चीजें हम पढ़ी रहे हैं मगध के बारे में, ये नेक्स्ट क्लास का पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आती है क्वेश्चन पे बात। क्वेश्चन आपके सामने है जो मैंने पढ़ाया आपको, दीजिए जवाब कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और विचार करके सही जवाब बताओ। मैं कम बोलूंगा, आप लोगों से मैं ज्यादा सुनूंगा। ऐसे ऐसा महाजन पद 2-3 है, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुरु भी एक ऐसा महाजन पद है जो पहले राजतंत्र, जो पहले गणतंत्र था, बाद में राजतंत्र हो गया, ऐसा नहीं याद रखना। क्वेश्चन पढ़ो शिवानी, और सब स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर देखूंगा मैं।
ठीक है भाई, देखो मैंने पूछा, इसमें सही आंसर बताना है। 16 महाजनपदों केवल कंबोज ही दक्षिण भारत में स्थित है। 16 महाजनपदों में केवल कंबोज ही दक्षिण भारत में स्थित है। पहला गलत। और पहला गलत मतलब कि समझदार विद्यार्थियों ने कट कर दिया होगा। लेकिन दूसरा भी देख लो, बात आती है कंबोज की जगह असमक की। ये असमक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंधार में पुष्कर सारिन का राज था। मैंने बताया अभी, पुष्कर सारिन का राज था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए जाना जाता था। ये बात मैंने बताई। कौशाम्बी में हुए उत्खनन में उज्जैन का विशाल राजप्रसाद मिला है। उज्जैन, मैंने कहा वासव दत्ता का नायक जो है, सौपन वासव दत्ता का नायक जो है ना। पढ़ा कि अच्छा, पढ़ा नहीं मैंने, पढ़ा नहीं तो अब पढ़ लो। मैंने उज्जैन का जिक्र तो किया ना, उज्जैन का जिक्र तो किया, बास का ये सौपन वासव दत्ता वाला, तो यहां पे इनका राजप्रसाद मिलता है, तो आंसर बी है। नेक्स्ट, आपने बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, बताओ भाई, कौन सा सही नहीं है इनमें से। देखो, मैंने कहा अंग की राजधानी चंपा है, मैंने कहा अवध की राजधानी वैशाली है, मैंने कहा काशी की राजधानी वाराणसी है, मैंने मगध की राजधानी कौशाम्बी तो नहीं बताया, मैंने मगध की राजधानी राजगृह बताया। कौशाम्बी किसकी राजधानी, वत्स की राजधानी बताया। तो आप क्या कहेंगे, बी। बी, बी इसका आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बताओ भाई, अब थोड़ा बढ़ता जाएगा क्वेश्चन मामला मेरे लिए, आपके लिए। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, बताओ भाई, इनमें से कौन से सही सुमेलित है। वेरी गुड। उत्तरी कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, पूर्व इंद्रप्रस्थ, सुरसेन मथुरा, यानी कि सभी, सभी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई, अब सोचना थोड़ा, अब सोचना। अब क्या उत्तरी दक्षिणी ले लिया, अब के सारे हैं ना, इस बार उत्तरी दक्षिणी सारे ले लिए। बताइए, जवाब दीजिए, आप लोगों की प्रतीक्षा में हम। देखो भाई, बात आती है कौशल की, मैंने कहा बात आती है उत्तरी कौशल तो श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल कुशावती। बात आती है उत्तरी पंचाल की तो अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की तो कामपिल्य। बात आती है उत्तरी अवंती की, अवंती की तो आप कहते क्या, महिष्मती। बात आती है दक्षिणी अवंती की, उत्तरी, इनका भी हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, ओ सॉरी उल्टा हो गया भाई। इसका अवंती का उज्जैन और दक्षिणी अवंती का महिष्मती। ए आंसर, ए आंसर। चलो बताओ, कौन सा युगम सही सुमेलित है इनमें, एरिया और एक तरफ महाजनपद कि कौन सा महाजनपद कौन से एरिया में है। वेरी गुड। मथुरा ब्रजमंडल क्षेत्र में है, चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र में है, जो यूपी वाला पार्ट है, जो एमपी से लग रहा है। मत्स्य जयपुर क्षेत्र में, गांधार सभी। नेक्स्ट, ऐसे ही बताओ कुछ।
बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी बताओ भाई। तो अंग भागलपुर वाले में, ठीक है। मगध पटना बज्जी बसाड़, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब बात आती है, देखो मैं यही बता दूं, मैंने ये बात नहीं बताई, बता देता हूं। बिंबिसार को और अजातशत्रु को, बिंबिसार को अजातशत्रु, जैन वाले कहते हैं जैन है, बौद्ध वाले कहते हैं बौद्ध है, ठीक है। तो आप इनको जैन और बौद्ध दोनों का ही मानना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये बात मैंने बताई नहीं, क्योंकि इनको जैन वाले अपना बोलते हैं, बौद्ध वाले अपना बोलते हैं। अब बताओ कि हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज है, बिंबिसार बौद्ध जैन दोनों मतों को पोषक है, इसकी हत्या इनके बेटे ने की, इसकी हत्या इनके बेटे ने की, सही है सारे। निम्नलिखित में से किन राजवंशों से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए? किन राजवंशों से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए? लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन माँ कोसला से, मदर देश की राजकुमारी क्षेमा से, और कंबोज की राजकुमारी कुमार देवी से। बताओ भाई, इसका ओल नहीं होगा, डी वाला कैसे हो जाएगा? मैंने ये बताया चेलना वाला, मैंने माँ कोसला वाला बताया, मैंने क्षेमा वाला, ये कब बताया मैंने, ये कब बताया मैंने? ए बी सी आएगा, ए बी सी आएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताओ भाई कि बिंबिसार ने अपने राज्य वेद जीवक को मंत्री नरेश चंड प्रदोत की पीलिया नामक बीमारी ठीक करने के लिए भेजा था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर विजय अपने कूटनीतिक मंत्री वस्कार की सहायता से प्राप्त की। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की। और बावेरु जातक में पश्चिमी एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख मिलता है। बताओ भाई, थोड़ा देख के बताना। मतलब देखो सही है, जिसने कोई ने सही आंसर दिया। पहली बात है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना अजातशत्रु ने नहीं की, मैंने पहले बताया आपको इनके द्वारा, तो सी तो आएगा नहीं, सी नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये बात सही है कि इनके मंत्री का नाम वस्कार है, बी सही है। और ये भी बात सही है कि जीवक को अपने बिंबिसार ने इनके दरबार में भेजा था, अवंती नरेश के दरबार में जीवक को, ए और बी सही है, ए और बी सही है। तो भाई ये महाजनपद से संबंधित आज का आपका टॉपिक था। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, समझ में आपको आए होंगे। अच्छा नहीं पूछा था क्या, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। चलो आपको पता तो लग गया ना, पता तो लग गया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, नहीं पे। ओके, और बता दूंगा भाई, बता दूंगा। ओके थैंक यू, मिलते हैं कल 5 बजे।